आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र और उससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट जैसे दृष्टि दोष के बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए, मानव नेत्र के बारे में हम ज़्यादा लिखाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ मोटा मोटा हम चर्चा कर देते हैं। तो चूँकि ये 10th में ही पूछा जाता था, मानव नेत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आरेख खींचें। तो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आरेख खींचें, तो उसका चित्र आरेख खींच के उसको मेंशन करना होता है कि उसका कौन सा भाग कहाँ कहाँ है और इसका क्या कार्य है। तो इतना लिखने के बाद टोटल 5 मार्क्स का लगभग आता था। ये अंडर 10th ही ये पूछा जाता है। लेकिन मानव नेत्र से संबंधित निकट दृष्टि दोष है, वो 11th 12th में भी काम आता है। तो हम बात करेंगे सिंपल मानव नेत्र के बारे में। हम ज़्यादा लिखाने का कोशिश नहीं करेंगे। जिसको भी लिखना हो तो अपना वीडियो को पॉज कर कर के लिखते रहेंगे। तो मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई क्या है? ये एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, प्रकाशीय यंत्र। अच्छा, जैसे कैमरा भी एक तरीके का ऑप्टिकल डिवाइस ही है, लेकिन वो आर्टिफिशियल ऑप्टिकल डिवाइस है। आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित कह सकते हैं, यानी मानव निर्मित प्रकाशीय यंत्र है जो कैमरा है। कैमरे के तरीके से ही ये ह्यूमन आई, मानव नेत्र भी काम करता है, लेकिन ये नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। ये लगभग गोलाकार होता है, जिसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है अप्रॉक्स। हालांकि ये 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है। रेडियस नहीं, डायमीटर की हम बात करेंगे। तो ये जो आँख का गोलाकार है, लगभग अप्रॉक्स 2.3 एवरेज आता है, जिसको हम लोग 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक कह सकते हैं। तो एवरेज 2.5 के आसपास का रेडियस, ये डायमीटर हम ले सकते हैं इसका। तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर के व्यास का ये क्या होता, गोलाकार होता। और इसकी जो सबसे बाहरी लेयर होती है, ये सफ़ेद अपारदर्शी तथा दृढ़ होती है। अपारदर्शी तथा दृढ़ होती है, जिसको हम लोग परितारिका कहते हैं। इसको हम लोग सिलियरी, ये सफ़ेद अपारदर्शी तथा दृढ़ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत, यानी सफ़ेद अपारदर्शी और दृढ़ होता है। ये हार्ड होता है, जिसके वजह से ये आँख को एक आकार प्रदान करता है। आँख को एक क्या प्रदान करता है? आकार प्रदान करता। इसी तरीके से सफ़ेद अपारदर्शी और दृढ़, सफ़ेद अपारदर्शी और दृढ़ पटल यहाँ भी होता है। इसके बाद एक सेकेंड लेयर होता है। सेकेंड लेयर को, ये जो सेकेंड लेयर होता है, ये डार्क कलर का होता है। सेकेंड लेयर किस कलर का होता है? डार्क कलर का होता है। और ये जो डार्क कलर है, इस डार्क कलर को हम लोग क्या कहते हैं? इस डार्क कलर को कोरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरॉइड कहते हैं। कोरॉइड। इस डार्क कलर को हम लोग क्या कहते हैं? कोरॉइड। और देखो, ये भी एक डार्क कलर है। ये भी एक क्या है? डार्क कलर है, जिसको हम लोग कोरॉइड कहते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता। ये क्या करता? प्रकाश के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता है। और इसके बाद एक तीसरा लेयर होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिकल सेंसिटिव होता है। काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिकल सेंसिटिव होता है। और ऑप्टिकल सेंसिटिव होता है, जिसको हम लोग, यानी प्रकाश सुग्राही इसको हम लोग कहते हैं। प्रकाश सुग्राही। ये तीसरा लेयर रेटिना कहलाता। तीसरा लेयर क्या कहता? रेटिना कहलाता।
रेटिना, और इस पे दो बिंदु होता है, एक येलो स्पॉट और एक ब्लैक स्पॉट। येलो स्पॉट को हम पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु, जिसको हम लोग येलो स्पॉट कहते हैं, येलो स्पॉट। और एक होता है बी ब्लैक स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लैक स्पॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। अंध बिंदु, एक येलो स्पॉट और एक ब्लैक स्पॉट। येलो स्पॉट पे अगर जो प्रतिबिंब बन जाता है, ये सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और बी ब्लैक स्पॉट है, इस ब्लैक स्पॉट पे जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग आभास नहीं कर पाते या हमको महसूस नहीं हो पाता, जिसको हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। तो ये 3 लेयर है। सबसे पहला लेयर सफ़ेद और पारदर्शी और दृढ़ होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में एस्केलेरेटिक कहते हैं। एस्केलेरेटिक, कई बार इसको एस्केलेरा लिख देता है। ये दृढ़ होता है, जो बाहरी सुरक्षा भी प्रदान करता है, चोट वोट लगने के बाद उसके आघात से बचाता है। और ये एस्केलेरेटिक को कई बार एस्केलेरा कहते हैं। ये इससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती। दूसरा लेयर जो होता है वो डार्क कलर का होता था, और जिस डार्क कलर को हम लोग कॉर्निया कहते हैं, सॉरी, डार्क कलर को हम लोग कोरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरॉइड कहते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन को होने से बचाता है। जैसे प्रकाश की किरण उस पर पड़ेगी तो उसको अवशोषित कर लेता। और तीसरा प्रकाश की किरण जो है, तीसरा लेयर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिस पे थोड़ा सा भी प्रकाश पड़ेगा तो ब्रेन को महसूस होता है। तो उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। इसी रेटिना पे 2 बिंदु है, 2 अलग अलग पॉइंट है। एक को हम लोग येलो स्पॉट यानी पीत बिंदु कहते हैं, इस पे बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई पड़ता। और एक पॉइंट जो है वो ब्लैक स्पॉट है, और ब्लैक स्पॉट पे बना प्रतिबिंब अंध बिंदु कहलाता है। और ये सामने जो ये प्रकाश की किरणें आती है, ये सिलियरी मसल से जुड़ा हुआ होता है। ये किससे जुड़ा होता है? ये सिलियरी मसल से जुड़ा होता है, जिसको सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। ये सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं, ये सिलियरी मांसपेशियां। और इस सिलियरी मांसपेशियों से एक लेंस जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं, नेत्र लेंस। इसी को हम लोग आई लेंस भी कहते हैं, आई लेंस। और ये जो मसल्स है, इसी मसल्स को हम लोग सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियां या सिलियरी मांसपेशी। और यही सफ़ेद और पारदर्शी परत जब नेत्र लेंस के आगे आता है तो ये पारदर्शी हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? पारदर्शी हो जाता है। तो इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। इससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। ये सिलियरी मांसपेशियों के सहारे ये नेत्र लेंस जुड़ा होता है। इस सिलियरी मतलब कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर यानी जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय द्रव यानी एक्वस ह्यूमर। इस नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग काचाभ द्रव कहते हैं। काचाभ द्रव यानी विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, HUMOUR, विट्रस ह्यूमर। इस नेत्र लेंस, ये जो सिलियरी मांसपेशी है, सिलियरी मांसपेशी के आगे का जो रंगीन झिल्ली होता है, इस रंगीन झिल्ली को हम लोग इस रंगीन झिल्ली की वजह से आँख का रंग डिपेंड करता है। जैसे किसी का आँख भूरा होता, किसी का आँख नीला होता या किसी का आँख काला है, तो ये जो सिलियरी मांसपेशी के आगे एक रंगीन झिल्ली होती है, उसी झिल्ली की वजह से आँख का रंग डिपेंड करता है। और दोनों नेत्र, देखिए ये एक गैप होता है, इस गैप के बीच में जो ये, इसको प्यूपिल कहा जाता है। प्यूपिल यानी नेत्र तारा। इसी से होकर के आँख में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है। और ये जो रंगीन झिल्ली आँख के आगे लटका होता है, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। ये सिलियरी मांसपेशी के बाद जो रंगीन झिल्ली होता है,
इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। इसी आइरिस के रंग पे आँख का रंग डिपेंड करता है। तो ये मोटा मोटी आपको हम मानव नेत्र के बनावट के बारे में हमने बात किया है। तो मानव नेत्र के बनावट के बारे में अगर हम बात करें तो पुनः एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। इसका जो सबसे बाहरी भाग है सफ़ेद और अपारदर्शी और दृढ़ होता है, जिसको स्क्लेरेटिक या स्क्लेरेटा कहते हैं। इसका एक सेकेंड लेयर होता है जो काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है, उसको हम लोग कोरॉइड कहते हैं। इसके बाद का एक तीसरा लेयर होता है, जिस तीसरे लेयर को हम लोग ऑप्टिकल सेंसिटिव भी कहते हैं, या ऐसे बोलते हैं कि प्रकाश सेंसिटिव होता है, यानी लाइट उस पर ज़रा सा भी पड़ेगा तो वो आपको महसूस होगा। उस सेंसिटिव लेयर को हम लोग रेटिना कहते हैं। इसी रेटिना पे 2 पॉइंट होता है, एक येलो स्पॉट, एक ब्लैक स्पॉट, एक पीत बिंदु, एक अंध बिंदु। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग काचाभ द्रव कहते हैं, जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और देखेंगे ये सिलियरी मांसपेशी है, सिलियरी मांसपेशी से ये नेत्र लेंस जुड़ा होता है। इसके इच्छा हिसाब से नेत्र लेंस की फोकस दूरी हम अपने इच्छा हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो आगे का सरफेस होता है इसका रेडियस ज़्यादा होता है, और ये जो ज़्यादा कर्व होता है पीछे वाला रेडियस। और ये जो अपारदर्शी परत था जब आँख के आगे आता है तो ये पारदर्शी और सफ़ेद पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। इस कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव भरा होता है जिसको जलीय द्रव कहते हैं। ये लगभग नमकीन होता जो आँख के आंसू के रूप में निकलता रहता। और सिलियरी मांसपेशी के जो आगे का रंगीन झिल्ली होता है उसको हम लोग आइरिस कहते हैं। और दोनों रंगीन झिल्ली के ये सेटर की तरह काम करता है रंगीन झिल्ली आइरिस। तो इसको इच्छा हिसाब से हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, जिसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं, क्योंकि इसी प्यूपिल से होकर के प्रकाश की किरणें बाहर से आती हैं। और आइरिस होता नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच एक लिक्विड होता जिसको हम लोग जलीय द्रव यानी एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग काचाभ द्रव यानी विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो एक चीज़ और है कि ये जो रेटिना है, रेटिना पे 2 प्रकार की सेल्स पाए जाते हैं, एक को कोन सेल और एक को रॉड सेल कहते हैं। रॉड सेल जो होता है वो प्रकाश के रंगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। रॉड सेल जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। और ये कोन सेल होता जो कोन सेल प्रकाश जिस कोन सेल को हम बोलते हैं वो कलर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी रंग के प्रति उत्तरदायित्व उसका होता है। जिसका कोन सेल ख़राब हो जाता है उसको कलर विजन की समस्या हो जाती है, उसको रंग कोई समझ में नहीं आता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो कई बार पूछेगा ये कोन सेल और रॉड सेल क्या होता है। तो कोन सेल शंकुनुमा सेल, शंकुनुमा कोशिका। ये शंकुनुमा कोशिका जो होती है ये रंग के प्रति उत्तरदायी होती है। कई बार ये वंशानुगत समस्या आता है जिसके किसी के अगर पिताजी या माताजी को अगर रंग पहचानने में परेशानी होती है, यानी कलर विजन की समस्या, जिसको हिंदी में वर्णांधता कहते हैं, उसके बच्चे को भी ये हो सकता है। तो ये वर्णांधता वही कोन सेल खराब हो जाने की वजह से होता है। रॉड सेल प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। जैसे कई बार हम एकाएक धूप से अंधेरे रूम में जाते हैं तो एकाएक आँख को पुनः देखने के लिए एडजस्ट करना पड़ता। आँख को एडजस्ट करना पड़ता, डैट मीन्स कि वो प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा था जहाँ, तो वहाँ देखना उसके लिए आसान था। पुनः उसको प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के बाद, या प्रकाश की तीव्रता जहाँ ज़्यादा था तो वहाँ प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करना पड़ा था। जहाँ अंधेरे में हम आते हैं वहाँ आँख को और फैलाना पड़ता ताकि प्रकाश पर्याप्त रूप से आए तब दिखे। यही कारण है कि अंधेरे से एकाएक लाइट वाले एरिया में या लाइट वाले एरिया से एकाएक अंधेरे में जाने पर थोड़ी देर के लिए हमको सामंजन बनाना पड़ता है, यानी एडजस्ट करना पड़ता है आँखों को। अब हम इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे एक निकट बिंदु, जैसे क्या निकट बिंदु जिसको हम लोग नियर पॉइंट कहते हैं। नियर पॉइंट, ये निकट बिंदु क्या? तो निकट बिंदु मानव नेत्र का वह बिंदु, मानव नेत्र का वह निकटतम बिंदु
जिस बिंदु पर रखा वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता हो उसको हम लोग निकट बिंदु कहते हैं। और ये निकट बिंदु जो होता है ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होती है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। इसको हम लोग स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। ये निकट बिंदु क्या? मानव नेत्र का वह निकटतम बिंदु जहाँ पर रखा मानव नेत्र से वह निकटतम बिंदु जहाँ पर रखे वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो निकट बिंदु है, यानी नियर पॉइंट है। अच्छा, बच्चों के लिए, नवजात शिशु के लिए ये 25 सेंटीमीटर से कम दूरी भी होता। जैसे नवजात शिशु 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर के भी बच्चों को वस्तु को देख सकता है, क्योंकि उसको निकट के वस्तु से ही ज़्यादा परेशानी होती है, जैसे मच्छी, मक्खर। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसका निकट बिंदु नवजात शिशु के लिए कम होता है, लेकिन स्वस्थ मानव नेत्र के लिए, वयस्क मानव के लिए ये जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है। बच्चों का एज जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर आके रुकता है। एक होता है दूर बिंदु। अच्छा, निकट बिंदु को एन से डिनोट करते हैं। मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है? तो मानव नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहाँ पर रखे वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसको दूर बिंदु कहते हैं, और इसको एफ से डिनोट करते हैं। मानव नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहाँ पर रखे वस्तु को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं उसको दूर बिंदु कहते हैं। और इस दूर बिंदु पर रखे वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। स्वस्थ मानव के लिए जो दूर बिंदु होता है ये अनंत दूरी पर होता है। ये कितने दूरी पर होता है? अनंत दूरी पर होता है। स्वस्थ मानव के लिए ये जो बिंदु होता है ये कितनी दूरी पर होता है? अनंत दूरी पर होता है। और अनंत दूरी पर रखे वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब कभी भी आँख खराब होता है तो आँख में समस्या आने की वजह से अनंत पर की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, तो ये अनंत से आँख की तरफ शिफ्ट कर जाता है। हो सकता है कि ये हम 100 मीटर तक के डिस्टेंस वाले वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकें, या 50 मीटर की डिस्टेंस पर के ऑब्जेक्ट को ही हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हों, तो निकट बिंदु आँख के नज़दीक की तरफ शिफ्ट कर सकता है। तो आँख में डिमेरिट आने के बाद ये भी होता है कि 25 सेंटीमीटर पर के वस्तु को देख पाते थे, और इसमें भी अगर समस्या आ गया तो हो सकता है निकट बिंदु आँख से दूर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो दूर बिंदु और निकट बिंदु के बारे में हमने चर्चा किया। दूर बिंदु क्या था? आँख से वह अधिकतम दूरी जहाँ पर रखे वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्वस्थ मानव के लिए ये अनंत पे होती। और वयस्क निकट बिंदु क्या होता था? निकट बिंदु मानव नेत्र से वह निकटतम बिंदु जहाँ पर रखे वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसको हम लोग स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ये 25 सेंटीमीटर पर होता है, और इस पर रखे वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस पर रखे वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और ये 25 सेंटीमीटर पे होता है। अब हम बात करते हैं, एक रेंज ऑफ विजन की बात करते हैं। रेंज ऑफ विजन, इसको बोलते हैं दृष्टिप्रास। क्या बोलते हैं? दृष्टिप्रास, रेंज ऑफ विजन। ये रेंज ऑफ विजन क्या है? जैसे ये मानव नेत्र है, तो मानव नेत्र में क्या बोले कि निकट बिंदु से नज़दीक का वस्तु नहीं दिखता, क्योंकि ये वह न्यूनतम बिंदु है जहाँ पर रखे वस्तु को हम देख सकते हैं। इससे ज़्यादा नज़दीक का वस्तु नहीं दिखेगा। और ये मान लेते हैं कि एक फार पॉइंट है, तो इससे ज़्यादा दूर का भी वस्तु नहीं दिखता, क्योंकि फार पॉइंट वह अधिकतम दूरी होता है जहाँ पर रखे वस्तु को देख पाते हैं। तो इस फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच, मतलब निकटतम बिंदु जहाँ पर हम देख पा रहे हैं वस्तु को, ये अधिकतम दूरी है जहाँ पर रखे वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इन दोनों बिंदु के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम लोग रेंज ऑफ विजन कहते हैं। रेंज ऑफ विजन, इसी को हम लोग दृष्टिप्रास कहते हैं। दृष्टिप्रास यानी रेंज ऑफ विजन। तो चलिए ये रेंज ऑफ विजन की हम बात करते हैं। एक आँख की सामंजन क्षमता होती है। कई बार पूछेगा एकोमोडेशन पावर ऑफ आई क्या होता है? तो आँख की जो सामंजन क्षमता होती है, तो ये क्या होती है? सामंजन क्षमता, आँख नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है, ये जो नेत्र लेंस देख रहे हैं आप, इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी इच्छा अनुसार हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी इच्छा अनुसार हम लोग घटाते बढ़ाते हैं, तो इसी को आँख की सामंजन क्षमता कहते हैं।
यानी एकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस, एकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस, एकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता। कई बार पूछेगा नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता क्या है, तो ये आँख की जो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है, इसको हम लोग इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दृष्टि दोष संबंधित कॉन्सेप्ट से। दृष्टि दोष क्या होता? ये दृष्टि दोष, इसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। ये डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है? दृष्टि दोष में क्या होता कि किसी कारणवश कभी कभी नज़दीक की वस्तु या कभी कभी दूर की वस्तु या कई बार दोनों वस्तु को देखने में समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों वस्तु को देखने में समस्या उत्पन्न हो, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो इसको हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। यही है डिफेक्ट ऑफ विजन। ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष, जिसको हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस, यानी दूर दृष्टि दोष। इसी को लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस, और इसी को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया ये दूर दृष्टि दोष है। दूसरा होता निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, इसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, और इसी को हम लोग बोलते हैं मायोपिया भी बोलते हैं। मायोपिया ये दूर दृष्टि दोष और ये निकट दृष्टि दोष है। एक टर्म आता है जिसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष, ये जरा दृष्टि दोष है, इसको हम लोग प्रेसबायोपिया कहते हैं। प्रेसबायोपिया ये जरा दृष्टि दोष है। और एक टर्म आता है, स्कूल आज बंद, 11th का एडमिशन, 11th का एडमिशन कल। और तो कौन साइंस में कि आर्ट्स में? अच्छा आर्ट्स में। कल आओ, 19 तक डेट। प्रेसबायोपिया ये जरा दृष्टि दोष है। और एक टर्म आता है अबिंदुकता। इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता। ये दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। तो अभी कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि मेरे स्कूल में अभी एडमिशन का कार्यक्रम चल रहा है। तो एडमिशन की वजह से उससे पहले हम लोग वो बी बॉस वाले कॉपी चेक में चले गए थे, जिसकी वजह से 10 रोज़ उधर गैप हो गया, और पुनः इधर एडमिशन की वजह से हम लोग बिजी हो गए, जिसकी वजह से अभी हम क्लास ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो मौका मिलते ही सारे चैप्टर का चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज हम वीडियो अपलोड करेंगे ही। तो जो बच्चे आपस में मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो ये वीडियो आपस में एक दूसरे से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करने को कहें। हम बोर्ड एग्ज़ाम के समय में प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे, और टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज हम प्रॉब्लम डिस्कस भी करेंगे। ये अभी जो हम है सिर्फ कॉन्सेप्ट के नज़रिए से, जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है, वो हम बता रहे हैं। जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता वो क्लासरूम का कॉन्सेप्ट हम एक बार डील कर देते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से हम क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए तो ये एक दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष को आज हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो शेष दृष्टि दोष बचेगा उसको हम किसी और दिन देखेंगे। दूर दृष्टि दोष, इसी को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया ये दूर दृष्टि दोष है। ये क्या होता है?
तो किसी कारणवश अगर हमें दूर की वस्तु दिखाई पड़ती हो और नज़दीक की वस्तु देखने में समस्या उत्पन्न हो जाए, यानी नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता हो, ये दूर दृष्टि दोष कहलाता। अच्छा, ये उल्टा होता, दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखता, नज़दीक का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता, जबकि निकट दृष्टि दोष में निकट का ही वस्तु दिखता लेकिन दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता। चलिए, ये दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइटेडनेस या इसी को हम लोग फार साइटेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष। ये क्या? हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस। तो एक ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता हो लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता हो, ये दूर दृष्टि दोष है। अच्छा, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता हो तो यानी नियर पॉइंट, ये नियर पॉइंट यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो स्वस्थ मानव के लिए 25 सेंटीमीटर होता था, यहाँ पर के रखे वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। यानी यहाँ जब वस्तु रखा रहेगा तो इससे जाने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ये रेटिना से बाहर प्रतिबिंब बना देगी। एक्चुअल में कोई भी वस्तु दिखता तब है जबकि रेटिना पर इमेज बनता हो, और ये जो इमेज है रेटिना के बाहर बन रहा है तो ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये दूर दृष्टि दोष है, मतलब ये रेटिना से दूर जाकर के किरण कटा है यानी प्रतिबिंब बना है। रेटिना से जैसे ही दूर चला गया तो ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूर दृष्टि दोष में हमने क्या कहा कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अच्छा, ये खराब आँख है। मान लीजिए एन पर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखा, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी वस्तु नहीं दिखेगा। हाँ, निकट नियर पॉइंट यानी निकट बिंदु पर का वस्तु नहीं दिखा, ये हम मान रहे हैं, लेकिन इसका कोई न कोई निकट बिंदु होगा जहाँ पर के वस्तु को ये देख पाता होगा। तो ये एन को मानते हैं कि ये एन डैश पे आ गया, जिसको बोलते हैं कि नियर पॉइंट शिफ्ट करा कर गया। तो नियर पॉइंट यानी नज़दीक बिंदु आँख से दूर चला जाता है। कई बार पूछेगा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट बिंदु आँख के नज़दीक चला आता है, निकट बिंदु आँख के दूर चला जाता है, दूर बिंदु आँख के नज़दीक चला आता है, दूर बिंदु आँख के दूर चला जाता है। तो इस तरीके का 4-5 ऑप्शन देगा, याद रखेंगे। निकट बिंदु पर के वस्तु को हम नहीं देख पा रहे हैं यानी रेटिना पर इमेज नहीं बन पा रहा है, लेकिन कोई न कोई एक न्यूनतम बिंदु होगा जहाँ पर के रखे वस्तु को हम देख पाते होंगे। तो हम मान लेते हैं कि एन डैश पर के रखे वस्तु को हम देख पाएंगे। तो एन डैश पर से जो प्रकाश की किरण जाएगी ये स्पष्ट रूप से रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगी। कहाँ प्रतिबिंब बनाएगी? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगी, और जैसे ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है तो ये इसी को हम लोग इमेज कहते हैं, और ये रेटिना पर जैसे इमेज बना तो ये स्पष्ट रूप से दिखेगा। मतलब आपको 25 सेंटीमीटर पर रखा वस्तु नहीं दिखा, लेकिन 25 सेंटीमीटर से दूर रखे वस्तु को हम देख पा रहे हैं। एंड नियर पॉइंट पर रखे वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, नज़दीक रखे वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन एन डैश पर के रखे वस्तु को हम ज़रूर देख पाते हैं। तो अब है कि दूर दृष्टि दोष का कारण क्या क्या हो सकता है। इस दूर दृष्टि दोष का 2 कारण मेजर हो सकता है। एक तो ये कि आँख का गोलक यानी नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अच्छा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, या इसी को बोलेगा कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना, ये इस तरीके की बात कर सकते हैं। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना या
जैसे मान लीजिए नेत्रगोलक बड़ा था तो पहले इमेज यहाँ बन जा रहा था, तो रेटिना बनेगा तो दिखेगा, लेकिन अब छोटा हो गया तो रेटिना अंदर आ गया, इमेज बाहर बन जा रहा, तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। दूसरा कारण क्या हो सकता? दूसरा कारण हो सकता नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। अच्छा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, या इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में बोलें तो नेत्र लेंस की क्षमता का घट जाना। क्यों? क्योंकि क्षमता जो होता P = 1/f होता, फोकस दूरी बढ़ेगा तो नेत्र लेंस की क्षमता क्या होगी? घटेगी। नेत्र लेंस की क्षमता का घट जाना। नेत्र लेंस की क्षमता का घट जाना, या इसी को हम कहें तो नेत्र लेंस का पतला हो जाना। नेत्र लेंस का पतला हो जाना। नेत्र लेंस का पतला हो जाना। एक्चुअल में नेत्र लेंस पतला होने का मतलब है कि फोकस दूरी का बढ़ जाना। देखिए, नेत्र लेंस पतला होना, जैसे नेत्र लेंस रेडियस कमेगा तो नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा। रेडियस को बढ़ाओगे तो नेत्र लेंस क्या होगा? पतला हो जाएगा। रेडियस बढ़ाने पर नेत्र लेंस क्या होता? पतला हो जाता। तो नेत्र लेंस का पतला हो जाना, या नेत्र लेंस की क्षमता का घट जाना, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। कोई बोलेगा सर पतला लेंस कैसे बोल दिया आप? तो 1/f = μ-1, ये 1/r1 - 1/r2 होता था। अगर दोनों का रेडियस हम सेम रखें तो ये 1/f = μ-1, ये 2/r आता था। तो f बढ़ने का मतलब f = अगर लिखने तो r/2 × μ-1, यानी रेडियस बढ़ेगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ने का मतलब नेत्र लेंस का पतला हो जाना, और रेडियस घटने का मतलब नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। ये बात याद रखेंगे। अब है कि इस दूरदृष्टि दोष को दूर करने का उपाय क्या है? इस दूरदृष्टि दोष को दूर करने का एक ही उपाय है कि हम चश्मे में उपाय यानी रेमेडी के बारे में बात करें। रेमेडी यानी निवारण। ये निवारण क्या हो सकता? तो निवारण के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऐसा हो सकता है कि चश्मे में उचित फोकस दूरी का हम उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। अच्छा, चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं, तो उचित फोकस दूरी यानी वो उचित फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? अगर इसकी बात करें तो कैसे बात करोगे? तो चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। चलो, उत्तल लेंस तो समझ में आया कि उत्तल लेंस हम उपयोग करेंगे, तो लेकिन कई बार ये प्रूफ भी करने दे सकता है कि उत्तल लेंस का ही व्यवहार क्यों करें। तो कुछ नहीं, हमने आपको स्पष्ट कहा है कि रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बन गया तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। तो चश्मे हमने इसलिए लगाए कि हमको जहाँ पर का वस्तु नहीं दिख पाता है वहाँ पर का वस्तु यानी n पर का वस्तु हमको नहीं दिख पा रहा है, तो वस्तु को यहाँ रखेंगे तो हमको दिखेगा। ये एक्चुअल में जो चश्मा लगाते हैं तो होता क्या? तो चश्मा लगाते हैं तो ये n पर के रखे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब n' पे बना देता है, और प्रतिबिंब जैसे ही n' पे बन जाएगा तो n' पे रखे वस्तु को ये स्पष्ट रूप से रेटिना पे इमेज बना ही दे रहा है, तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी। यही कारण है कि चश्मा लगाने पर आँख का परमानेंट इलाज तो नहीं होता, लेकिन चश्मा लगाने पर आँख तत्कालिक रूप से आपको देखने के काबिल बना देता है। मतलब जब तक आप चश्मा लगाएंगे तब तक वस्तु स्पष्ट रूप से दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये परमानेंटली आँख को सही करता नहीं है। ये करता क्या है कि जहाँ पर के वस्तु को हम नहीं देख पा रहे थे, यहाँ पर के वस्तु का आभासी प्रतिबिंब वहाँ बना देता जहाँ पर के वस्तु को हम देख पा रहे थे, और यहाँ आभासी प्रतिबिंब बना दिया तो यहाँ पर के वस्तु को नॉर्मली हम देख पा रहे थे तो आसानी से देख लेते हैं। तो उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। तो 1/v - 1/u = 1/f। तो v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? x पे, और u क्या? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी क्या करेंगे? -d। ये क्या जगह? 1/f। तो ये -1/x, माइनस गुना माइनस, तो ये +1/d = 1/f। तो देखो, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 1/f = ये x × d, तो ये -d + x, तो ये 1/f। अगर सिर्फ फोकस दूरी की बात करें तो ये xd / x - d। अच्छा, जैसे हमने कहा अभी कि उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस ही उपयोग किया जाता है। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? तो देखेंगे, x हमेशा बड़ा वैल्यू है और d छोटा है,
तो x में से d घटाए हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव फोकल लेंथ सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस का होता है, सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस का होता है। यानी हम इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमेशा उत्तल लेंस का ही व्यवहार करेंगे। कोई बोलेगा सर लेंस की क्षमता, तो 1/f इज इक्वल टू पी, तो p इक्वल टू हम लिख सकते हैं x - d डिवाइडेड बाई x इंटू डी। तो चलिए ये था दूर दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का निवारण। आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, अगले वीडियो में हम तीनों दृष्टि दोष को कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो धन्यवाद।